सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। सो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, हम केमिकल काइनेटिक्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं 12th बोर्ड्स के लिए। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली वीडियो। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है उसके बाद तो आप ये क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लोगे। अगर आपने चैप्टर पढ़ा भी नहीं है, जब भी आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा और हर क्वेश्चन को बताऊंगा आपको कि कैसे आपको अप्रोच करना है और कैसे न्यूमेरिकल्स को बहुत जल्दी सॉल्व करना है। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन A to B, A gives B, it was observed that the rate of reaction doubles when the concentration of A is increased 4 times। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को हम 4 गुना कर रहे हैं या 4 टाइम्स कर रहे हैं। दी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, देखो कॉन्सेप्चुअली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं 1 मिनट में। सिर्फ देखो क्या हो रहा है, ए की कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट क्या हो रही है, सिर्फ हाफ, रेट 2 टाइम्स बढ़ रही है, मतलब 4 का आधा। अगर हम रिएक्शन को, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को 4 बार बढ़ा रहे हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ 2 टाइम्स बढ़ रही है, मतलब 4 का आधा। 4 का आधा मतलब जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, उसका हाफ। ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ। तो एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का डायरेक्टली। एक तरीका क्या है, हम इक्वेशन लिख के सॉल्व करें। तो हमारी इक्वेशन क्या है, हमारे पास है A to B। तो इक्वेशन क्या बनेगी, रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन क्या होती है, R इक्वल्स टू के रिएक्टेंट विथ रेज टू सम पावर। तो के ए एक्स, क्योंकि हमको ऑर्डर नहीं पता है तो हम क्या लिखेंगे, पावर ऑर्डर की जगह एक्स लिखेंगे। अभी तो ये हमारी ये इक्वेशन बनी एक। तो अब वो बोल रहा है कि जब ए की कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स कर दे तो वो बन जाएगा हमारा, और रेट क्या हो जाएगी हमारी 2 टाइम्स हो जाएगी जब हम कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स कर देंगे। तो के हो जाएगा 4ax। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2r इक्वल्स टू के, अलग से लिख लेते हैं 4 की पावर x एंड a की पावर x। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, हमको तो x की वैल्यू चाहिए तो हम फर्स्ट अपॉन सेकंड कर देंगे, मतलब फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर देंगे। आ रहा है समझ में। सो r अपॉन 2r क्या हो जाएगा, r मैं लिख देता हूं अच्छी तरह, r अपॉन 2r इक्वल्स टू के ax अपॉन के 4x ax। ठीक है, अब क्या होगा, k से k कैंसिल, ax से ax कैंसिल, r से r कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 की पावर x। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 4 लिख सकते हैं 2 टू जा 4, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 और बाहर x था ही तो 2x हो जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर को क्या कर सकते हैं, हम इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेटिंग पावर्स, इक्वेटिंग पावर्स, तो क्या बन जाएगा वो 2x इक्वल्स टू 2 की पावर क्या है 1 है, तो 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/2। सो यू कैन डू बाय दिस मैथड और बाय डायरेक्टली आपका आंसर क्या आएगा, हाफ ही आएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, हाफ। आई होप इट्स क्लियर। नाउ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है, अरेनियस इक्वेशन पे। ठीक है, तो अरेनियस इक्वेशन तो आपको आनी ही चाहिए क्योंकि अरेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स when the temperature changes from 27 डिग्री सेल्सियस to 37 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो हमको पता है अरेनियस इक्वेशन में जब 2 टेम्परेचर्स पे रिएक्शंस को एनालाइज किया गया होता है तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, log K2 अपॉन K1, जहां पे K2 और K1 क्या है, रेट कांस्टेंट, इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यही होता है। अब देखो यहां पे बोल रहा है कि रिएक्शन जो है वो डबल हो गई है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई है। तो पता है कि जब रेट ऑफ रिएक्शन डबल होती है तो रेट कांस्टेंट भी डबल होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है के के। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है तो के भी डबल होगा। तो हम मान लेते हैं कि K1 तो K1 ही था, जो K2 है वो क्या बन गया हमारा 2K1 बन गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, डबल हो गई। और टेम्परेचर कितना है 27, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टेम्परेचर को केल्विन में ही लिखना है। तो T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन जाएगा 300 केल्विन
273 से प्लस करना है सिंपल। T2 जो है वो कितना है 37, तो 37 प्लस 273 तो कितना बन जाएगा ये 37 है तो 310 केल्विन। ठीक है, आप सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा log K2 कितना है, K2 है हमारा 2K1, तो हम लिख देंगे 2K1 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन, देखो 2.303 तो 2.303 आएगा। R की वैल्यू उनको दे भी रखी है और उनको पता भी होनी चाहिए कि जूल पर केल्विन पर मोल यूनिट्स होती है उसकी, और 8.314 वैल्यू रख दी हमने। क्या करेंगे 1 अपॉन T1, T1 क्या है, T1 है 300 माइनस 1 अपॉन 310। ध्यान रखना T1 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 होता है, उल्टा मत कर देना। तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे तो K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा log 2, यहाँ पर हो जाएगा EA इक्वल्स टू 2.303 इंटू 8.314। यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 300 इंटू 310 और ये हो जाएगा 310 माइनस 300। ठीक है, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे आपको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हर स्टेप के एग्जाम में मार्क्स होते हैं। log 2 की वैल्यू हो गई तो EA को इधर ही आने दो और सबको दूसरी साइड ले जाएंगे, तो log 2 क्या होता है 0.301 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 8.314 300 310, ये कितना आ जाएगा 310 माइनस 300 कितना होता है 10। ठीक है, 0 0 कैंसिल, तो जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा जूल में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 53598.2 जूल पर मोल। ठीक है, जूल पर मोल ही होगा। अब आप क्या कर सकते हो, इसको किलो जूल पर मोल में लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 53.598 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 53.5 है वो, 53.598 किलो जूल पर मोल, और भी अप्रॉक्स लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 53.6 भी लिख सकते हो। ठीक है, 53.6 किलो जूल पर मोल। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 53.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आपको क्या होनी चाहिए, आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। आरएनएस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएनएस इक्वेशन को भी याद होना चाहिए और इस फॉर्म को भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आपको आरएनएस इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो टेम्परेचर है उनको क्या करना है केल्विन में कन्वर्ट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो सिंपली आपका रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन है, हमको दे रखी है इक्वेशन x प्लस 2y इज ग्रेटर देन p, सॉरी 2y गिव्स p। आप पहले क्वेश्चन पढ़ना, वीडियो को पॉज करना, उसके बाद पहले ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, डायरेक्ट मेरी सॉल्यूशन से कुछ काम नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम लिखना है। द डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन ऑफ द रेट लॉ, देखो तो आपको लिख लो इसको पहले। रेट इक्वेशन क्या हो जाएगी डी एक्स अपॉन डी टी। देखो माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इसलिए वहां पे लगाएंगे नेगेटिव साइन। इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है क्योंकि हम पर मोल के लिखते हैं यहाँ पर, तो माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। और नेगेटिव किसकी वजह से आया, नेगेटिव आया बिकॉज वाई इज अ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, तो हम प्रोडक्ट के लिखेंगे प्लस dp अपॉन dt। क्लियर। अब देखो हम कैसे करेंगे, देखो dx अपॉन dt dp अपॉन dt के इक्वल है। देखो यहाँ माइनस आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ गया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है बट यहाँ पे 2 ऊपर है, 2 ऊपर थोड़ी ना, 2 तो नीचे है ना, 2 तो क्या है नीचे है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा ए। देखो यहाँ पे 2 यहाँ पर ऊपर है, देखो तो क्या होगा, हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे माइनस डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू 2 उधर चल जाएगा 2 डी पी अपॉन डी टी, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो आपको ऐसे करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन है सिर्फ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
In the Arrhenius equation, when log k is plotted against 1 upon t, a straight line is obtained whose, तो हमको पहले Arrhenius equation पता होनी चाहिए. Arrhenius equation क्या होती है? Arrhenius equation होती है k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी. अब वो बोल रहा है log k है, log k, तो पहले हमको ln लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको e को चेंज करना है. तो ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ln e तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी. अब हमको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि हमको log k वाले बनाना है. तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ln को log में चेंज करने के लिए. log k यहाँ पे भी हो जाएगा 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही होगा. अब हमको log k चाहिए तो 2.303 को नीचे भेज देंगे, उस साइड भेज देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2.303. तो क्या बन जाएगा हमारे पास, log k इक्वल्स टू, ये भी 1 हो जाएगा 2.303 अपॉन 2.303, तो ये 1 हो जाएगा. तो यहाँ बन जाएगा log a माइनस, अब देखो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा तो ई ए अपॉन 2.303 आर टी. ठीक है, अब ये इक्वेशन से हमको ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक है, हमको ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है, हमको ग्राफ log k एंड 1 अपॉन टी के बीच में प्लॉट करना है. ठीक है, तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, देखो हम इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, तो ये x तो क्या है 1 अपॉन टी, तो m क्या हो जाएगा हमारे पास, m हो जाएगा हमारे पास माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, यही होगा. और स्लोप क्या हो जाएगा, सॉरी स्लोप ही है ये, स्लोप ये हो जाएगा. इंटरसेप्ट क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा स्लोप. इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट मतलब कि किस पॉइंट पे, वाई एक्सिस के किस पॉइंट पे वो जो कर्व है वो कट कर रहा है, या लाइन जो लाइन है वो कट कर रही है. तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा हमारा, इंटरसेप्ट होता है सी. सी क्या है यहाँ पर log a, सी क्या है log a. देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हो, देखो ये वाला माइनस ई अपॉन 2.303 आर एंड इंटरसेप्ट इज log a. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, इक्वेशन से आप डायरेक्टली बना सकते हो. ठीक है, ये इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. ठीक है, तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, देखो मैं ग्राफ बना देता हूँ. स्लोप कैसा नेगेटिव है और लीनियर इक्वेशन है, तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा जिसमें स्लोप क्या होगा माइनस 2 माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर. और जो ये पॉइंट है यहाँ पर क्या हो जाएगा log a होगा ये. और हमारा ग्राफ किसके बीच में बन रहा है, log k और टाइम के बीच में, सॉरी 1 अपॉन टाइम. ठीक है, 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ बन रहा है हमारा. ठीक है, तो आपको ऐसे करना था क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो मॉलिक्यूलरिटी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है. ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक एलिमेंट्री रिएक्शन में, कि वो कोलाइड होंगी साइमल्टेनियसली और फिर केमिकल रिएक्शन देंगे. आपको क्या लिखना है यहाँ पर, एलिमेंट्री रिएक्शन लिखना जरूरी है, वरना हाफ मार्क्स काट लेंगे वो लोग. ठीक है, तो क्या होगा, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली टू गिव अ केमिकल रिएक्शन. मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, द नंबर ऑफ reacting molecules taking part in an elementary reaction. ठीक है, elementary reaction लिखना जरूरी है क्योंकि elementary reaction से तो हम निकालते हैं मॉलिक्यूल्स. अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो हम सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप को देखेंगे, उससे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, उससे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि हम एलिमेंट्री रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं. द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली. ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स है वो साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन. ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन. आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा. ठीक है, पूरा क्या मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा. एक और पार्ट है इसका, स्टेट एनी वन कंडीशन इन विच बायोमोलिकुलर रिएक्शन में बी काइनेटिकली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. तो ये हमको पता है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में क्या होता है
कि वहां पे मॉलिक्यूल्स तो दो होते हैं, मतलब रिएक्शन कैसी है, बायोमोलिकुलर है, बट उसका जो ऑर्डर होता है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। क्यों? क्योंकि जो H2O होता है, H2O होता है, मतलब हम क्या ले रहे हैं एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लें हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर में क्या होता है, जो वाटर होता है वो एक्सेस में होता है, तो हम क्या ले सकते हैं इसका रीजन, इस क्वेश्चन का हम रीजन क्या ले सकते हैं कि when any of one reactant is in excess due to which the order of the reaction is only one। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर अगर दो रिएक्टेंट्स है, उनमें से एक रिएक्टेंट अगर एक्सेस में है तो ड्यू टू विच उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो वन होती है। तो हम एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है आपको, एक ही नंबर का था, बट अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो CH3COO C2H5 प्लस H2O। तो ये क्या देगा, ये एल्कोहल देगा एंड एसिड देगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वाटर एक्सेस में है, वाटर एक्सेस में, तो एक्सेस में है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है कि सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, एस्टर पे ही डिपेंड करती है। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। और आंसर क्या लिखोगे आप, व्हेन वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, कंडीशन क्या है, व्हेन वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन में क्या है, आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखने होने चाहिए कि एलिमेंट्री रिएक्शन लिखना है इसमें। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन लिखना है, इसके नंबर मिलेंगे, और एक मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं कि डेफिनेशन जैसे बुक में डेफिनेशन है वैसे लिखनी है, आपको जस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पता होने चाहिए, उस वो आपको डेफिनेशन में मेंशन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग इनिशियल रेट डेटा वर ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन। हमको एक रिएक्शन दे रखी है और हमको 3 एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके उन्होंने रेट निकाली है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड Br2 इन द रिएक्शन। देखो, एक नंबर का क्वेश्चन है, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ऑर्डर लिखने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक मतलब कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, हम पहले फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट देखेंगे। फर्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखो, जो NO की कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रखी है और Br2 की चेंज करी है। देखो 0.05 से 0.15 करी है, मतलब कितनी करी है, 3 टाइम्स करी है। कितनी करी है, 3 टाइम्स करी है। ठीक है, अब आपको देखना है रेट कितनी बढ़ रही है। तो देखो रेट कितनी हो रही है, पहले 1 थी, 1 × 10⁻³ अब कितनी हो गई, 3 × 10⁻³। मतलब क्या हो गई, रेट भी क्या हो गई, 3 टाइम्स हो गई। जब भी कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट, जब भी अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ 3 टाइम्स और रेट भी 3 टाइम्स ही बढ़ रही है, तो हमेशा ध्यान रखना ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट, उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। अगर एग्जांपल लेता हूं एक और, अगर 2 टाइम्स बढ़ाई है और डबल हो गई है, मतलब 4 हो गई है, डबल हो गई है, जब भी डबल होती है, ट्रिपल होती है, तो सेकंड ऑर्डर होता है। आ रहा है समझ में, क्योंकि जब भी सेकंड ऑर्डर होगा, क्योंकि 2 × 4, 3 × 3 = 9, तो 3 के केस में क्या होगा, 9 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमारा इस केस से पता लग गया हमको कि जो Br2 है, उसका क्या है, ऑर्डर 1 है। ऑर्डर क्या है, 1 है, समझ आया। उसके बाद देखो, अब हम देखते हैं फर्स्ट और थर्ड। हम वो वाली एक्सपेरिमेंट देखेंगे जहां पे एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जिससे कि हम दूसरे वाले रिएक्टेंट का इजीली क्या कर सकते हैं, ऑर्डर पता लगा सकते हैं। तो हम देखेंगे, अब देखो, अब Br2 की कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में और थर्ड एक्सपेरिमेंट में सेम है ना, सेम। तो अब हम Br2 को तो कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब हम देखते हैं NO को, तो NO की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रखी है, 3 टाइम्स कर रखी है। कितनी कर रखी है, 3 टाइम्स कर रखी है। तो हम रेट देख लेते हैं, तो देखो रेट कितनी हो रही है, रेट हो रही है 9 टाइम्स, मतलब 3 का क्या हो रहा है, स्क्वायर,
अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स करी है तो रेट कितनी हो रही है, 9 टाइम्स हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, ट्रिपल अगर हम 3 टाइम्स करें तो उसको स्क्वायर 9 टाइम्स हो रही है। मतलब एनओ के केस में जो ऑर्डर है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, जब भी हम 3 टाइम्स करेंगे और उसको स्क्वायर हो जाएगा 9 टाइम्स तो क्या होता है, सेकंड ऑर्डर। अगर 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं और 3 टाइम्स ही रेट बढ़ रही है तो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर। तो हमारा एनओ के साथ क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर, और Br2 के साथ क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, आप रिएक्शन की तरह भी सॉल्व कर सकते हो, बट क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन था तो हम रिएक्शन लिख के क्यों टाइम वेस्ट करें, हमको सिर्फ इससे ही काम था। ठीक है, तो Br2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अब वो बोला रेट कांस्टेंट निकालो, तो इजीली निकाल लेंगे। देखो किसी भी एक्सपेरिमेंट निकाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट से निकाल लेते हैं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर था ए पार्ट का, ये बी पार्ट का आंसर करवा रहा हूं मैं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1। देखो हम क्या लिखेंगे, R इक्वल्स टू के NO Br2। अब हमको ऑर्डर पता लग गए तो हम यहां पे लिखेंगे 1, यहां पे लिखेंगे 2 और यहां पे लिखेंगे 1। सही है। आर हमको पता है इस रिएक्शन के लिए क्या है, 1.0 इंटू 10⁻³ हमको लिखना है के। एनओ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.05 और Br2 कितनी है, 0.05। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 0.05 का क्यूब बन जाएगा। तो के क्या हो जाएगा हमारा, 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ये हो जाएगा 0.05 का क्यूब। कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 1 इंटू 10⁻³, 0.05 का क्या होगा, 5 5 25, 25 5 जा 125, तो इट विल बी 0.0000125। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, k इक्वल्स टू आ जाएगा 8। ठीक है, अब यूनिट क्या लिखेंगे हम, देखो यूनिट भी लिखनी है। वैसे तो यूनिट अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है, बट हमको यूनिट लिखनी है। ठीक है, हमको ऐसा प्रैक्टिस करनी है कि हाँ हम हर क्वेश्चन के बाद यूनिट लिखें। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, देखो देखो यहाँ पे कितना है, यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर है तो क्या होता है, मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारी यूनिट हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा 8 मोल -2 लीटर स्क्वायर एंड सेकेंड इनवर्स। अब हम देखते हैं सी पार्ट, डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO एंड Br2 आर दिस एंड दिस। देखो अब आपको अलग एक्सपेरिमेंट दे रखा है जिसमें NO की कॉन्सेंट्रेशन और Br2 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। ठीक है, तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं इजीली। तो अब हम थर्ड सी पार्ट कर रहे हैं। सी पार्ट के लिए क्या करेंगे, R इक्वल्स टू, हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है कि हमने निकाल दिया 8, NO की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.4, NO के लिए स्क्वायर है और Br2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.2 और इसकी पावर 1 हो जाएगी। तो 8 इंटू 0.4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.16 इंटू 0.2 रहेगा, ये 0.16 कितना हो जाएगा 8 इंटू 0.032 हो जाएगा। तो R कितना आ जाएगा, R कितना आ जाएगा 0.256 मोल पर लीटर। हम लिख सकते हैं इसको 2.56 इंटू 10⁻⁻1 मोल पर लीटर। आई होप इट्स क्लियर। तो ये हमारा सी पार्ट का ऑप्शन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन थे तो हमको जितना पूछा है उतना ही लिखना है, फालतू की ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट स्टेप था वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको कैसे कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करके या कैसे कॉन्सेप्चुअली समझ के वो एक्सपेरिमेंट्स को देखना है जहां पे एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जिससे कि हम दूसरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इक्वेट करके रेट के साथ, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इक्वेट करके क्या कर सकते हैं, ऑर्डर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। तो ये तीनों पार्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहे हैं, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन R gives products, a plot of log R versus time gives a straight line with a slope of -1.25 second inverse. The order of the reaction is, देखो -1.25 सेकेंड इनवर्स से ही पता लग रहा है सेकेंड इनवर्स है। हमको पता है कि सेकेंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है, रेट कांस्टेंट की, और किसके लिए, कौन से ऑर्डर के लिए होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके लिए होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को वैसे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ए ऑप्शन, बट मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करना भी है। तो हमको क्या दे रखा है,
हमारी इक्वेशन क्या होती है। और हमको ये भी पता है कि जो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन में लॉग आता है, फर्स्ट ऑर्डर में हमको पता है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन लिखें तो क्या होता है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम रिएक्शन लिखें तो हमारी क्या रिएक्शन होती है, के टी इक्वल्स टू एल एन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब आर नॉट अपॉन आर। हमको ग्राफ बनाना है लॉग आर वर्सेस टाइम के बीच में, तो हमको पहले लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो के टी इक्वल्स टू 2.303 लॉग, और इसको क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइड में है तो माइनस में आ जाएगा। हमको पता है लॉग की पावर्स, लॉग की प्रॉपर्टीज, तो लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर, ठीक है। अब क्या लिख सकता हूं इसको मैं, 2.303 लॉग आर नॉट माइनस 2.303 लॉग आर, ठीक है। हमको तो लॉग आर के बीच में बनाना था ग्राफ, तो हम लॉग आर को साइड ले जाएंगे, कि हमको पॉजिटिव चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे 2.303 log r इक्वल्स टू 2.303 log r नॉट माइनस के टी, ठीक है। अब हमको तो log r चाहिए ना, देखो तो 2.303 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2.303 से डिवाइड कर देंगे हम, तो log r हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा log r नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। तो अब सिंपल इसको इक्वेट कर लो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो c हमारा क्या है, c हमारा log r नॉट है और x है हमारा t, तो हमारा स्लोप क्या बन जाएगा, स्लोप हमारा बन जाएगा k अपॉन 2.303, पर माइनस में होगा तो माइनस k अपॉन 2.303। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी सेकेंड इनवर्स, क्योंकि k की यूनिट क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो आई होप आंसर आ गया होगा आपका। तो हमारी इक्वेशन आंसर हमारा ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट करना है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको मैंने समझाने के लिए करा है। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ डायरेक्ट करना है कि हाँ यार सेकंड इनवर्स दे रखा है, सेकंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है, फर्स्ट ऑर्डर की, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट टिक लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर पे, ठीक है। आपको ये सब समझाने के लिए बताया मैंने, बट अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीरो ऑर्डर से है। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन A gives products T half is, अभी आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर की क्या होती है हमारी रिएक्शन, A नॉट माइनस A इक्वल्स टू के टी, यही होती है, जहां पे A नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और A क्या है, लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि रिएक्शन होने के बाद A का कितना कॉन्सेंट्रेशन बची है। A क्या है हमारी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, क्या है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि हाफ लाइफ मतलब 50% टाइम के बाद 50% रिएक्शन हो जाए, मतलब ए हमारा क्या बन जाए, ए नॉट अपॉन 2 बन जाए। तो सिंपली सॉल्व कर लो, ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2 इक्वल्स टू के। अब यहाँ पे टी हाफ लगा देंगे क्योंकि 50% रिएक्शन खत्म हो गई हमारी, तो टी हाफ लगा देंगे इधर, तो हमारा क्या बन जाएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2 क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2, और के आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा टी हाफ, क्या आ जाएगा टी हाफ। तो हमारा आंसर आ गया ए नॉट अपॉन 2k, कहां पर है दिख रहा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन पता होनी चाहिए और हाफ लाइफ पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सबकी पता होनी चाहिए, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, सेकंड ऑर्डर से नहीं आते क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पता होना चाहिए, उसकी रिएक्शन, उसका ग्राफ, उसका हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन देख लिए तो इनफ है, और आपको इस तरह के और क्वेश्चन आप कर लेना एनसीईआरटी से, आपके इजीली हो जाएंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस, क्योंकि इन क्वेश्चंस में सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे तरह के क्वेश्चंस मेंशन्ड है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी फर्स्ट ऑर्डर से ही है। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं काइनेटिक्स में बताऊं तो फर्स्ट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और एक अरेंज इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इनसे तो क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा 100%, दो टॉपिक से तो पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट 1.25 into 10⁻³ सेकंड इनवर्स है।
हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम, टाइम निकालना है। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 2.5 ग्राम, मतलब कि कितना टाइम लगेगा कि जो 5 ग्राम हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था ना, वो रिएक्शन खत्म करके 2.5 ग्राम बचे, लास्ट में कितना बचे 2.5, मतलब 2.5 क्या हमारी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है। क्या है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ए टी, या ए भी लिख सकते हो ए टी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको यहाँ पे टी निकालना, तो टी को उधर ले जाएंगे और के को उधर ले जाएंगे, तो टी हो जाएगा 2.303, के की वैल्यू क्या दे रखी है 1.25 इंटू 10⁻³ लॉग ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम रख देंगे हम, तो लॉग 5 अपॉन 2.5। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो ही जाएगा वैसे भी, तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 2.5 से 5 कट जाएगा 2, तो ये बन जाएगा log 2, तो 2.303 अपॉन 1.25 इंटू 10⁻³ और ये बन जाएगा log 2। log 2 की आपको वैल्यू दे रखी है, आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, 0.3010, तो हमारा टी बन जाएगा, टी हमारा बन जाएगा 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइड बाय 1.25 इंटू 10⁻³। इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर किस में आएगा सेकंड में, क्योंकि ये सेकंड इनवर्स है, तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा सेकंड्स में आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 554.4 सेकंड। ठीक है, आपको जो सेकंड में लिखना है, यूनिट मेंशन करने की 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो यूनिट के मार्क्स कट जाएगा हाफ। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने थे ये वाला। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन आपको पक्का आने चाहिए। ठीक है, इक्वेशन पहले इक्वेशन लिखना है। ठीक है, पहले इक्वेशन लिखना है और फर्स्ट ऑर्डर मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाउ वो बोल रहा है कि रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 17। देखो वापस अरेंज इक्वेशन से क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, जस्ट उन्होंने यूनिट चेंज कर दिए। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, क्या निकालना है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो हम वापस इक्वेशन लिख लेंगे, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू ए अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, अब हमको देखो क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन ट्रिपल्स मतलब जब रेट क्या हो गई ट्रिपल हो गई, जब टेम्परेचर हमने चेंज किया। अगर रेट ट्रिपल होगी तो रेट कांस्टेंट भी ट्रिपल होगा, क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। मतलब हमारा जो K2 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 3K1 के इक्वल हो जाएगा। आ रहा है समझ में, क्योंकि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में रेट ट्रिपल हो गई, अगर रेट ट्रिपल होगी तो रेट कांस्टेंट भी ट्रिपल होगा, तो जो K2 होगा वो किसके इक्वल होगा 3K1 के। तो हम जस्ट वैल्यू डाल देंगे और T1 और T2 को टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करना मत भूलना। तो T1 और T2 क्या हो जाएंगे, तो T1 हो जाएगा 17 प्लस 273, तो वो हो जाएगा कितना 290 केल्विन, और T2 हो जाएगा 227 प्लस 273 दैट इज 300 केल्विन। ठीक है, सिंपल है, तो हम रख देंगे वैल्यू EA अपॉन, अब देखो यहाँ पे 2.303 R की वैल्यू दे रखी डायरेक्ट, तो वही रखेंगे डायरेक्ट, हम क्यों ज़्यादा सॉल्व करेंगे। तो 19.15 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, 1 अपॉन T1 क्या है 290 माइनस 1 अपॉन 300। ठीक है, और log K2 अपॉन K1, तो log 3K1 अपॉन K1। अब क्या हो K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, और log 3 की आपको वैल्यू दे रखी है। सिंपल आप सॉल्व कर लेना इसको, और ये बन जाएगा हमारा 300 माइनस 290 दैट इज 10। एक और स्टेप लिख देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे, तो ये बन जाएगा log 3 इक्वल्स टू ए अपॉन 19.15, ये हो जाएगा 300 माइनस 290 डिवाइड बाय 300 इंटू 290। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, मैं नीचे कर देता हूँ इसको।
तो ये बन जाएगा ई ए इक्वल्स टू log 3 की वैल्यू दे रखी है 0.48, तो 0.48 मल्टीप्लाइड बाय 19.15 मल्टीप्लाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 290 डिवाइड बाय 300 माइनस 290 कितना होता है 10। तो सिंपली सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो सॉल्व कर लेंगे। तो आ जाएगा 79970 जूल पर मोल। ठीक है, यूनिट आपको सही लिखनी है, यूनिट में गड़बड़ी मत करना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको ई ए इक्वल्स टू 79.970 किलो जूल पर मोल। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। रिपीट क्वेश्चन था एकदम, सिर्फ यूनिट्स उन्होंने न्यूमेरिकल्स में वैल्यू चेंज कर दी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन था, तो जस्ट आपको ये क्वेश्चन करना है, आपके 3 नंबर तो फ्री के मिल जाएंगे आपको। जैसे आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, इक्वेशन लिखनी है पहले और लास्ट में यूनिट लिखनी है, जिससे कि हाफ मार्क्स ना कटे हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन रिपीट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है बट रिपीट क्वेश्चन है। राइट द स्लोप वैल्यू ऑब्टेन इन द प्लॉट ऑफ एल एन आर। देखो यहाँ पे एल एन आर दे रखा है, वहां पे दे रखा था लॉग आर। लास्ट टाइम क्या दे रखा था, देखो लास्ट टाइम हमको दे रखा था लॉग आर। ठीक है, लॉग आर था, तो हमारा जो था माइनस के अपॉन 2.303 था। 2.303 किसकी वजह से आया था, लॉग की वजह से। यहाँ पे एल एन में पूछा तो एल में कितना हो जाएगा, माइनस के ही हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो हम वापस एक बार कर लेते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। तो अब क्या इक्वेशन लिखेंगे, तो के टी इक्वल्स टू एल एन आर नॉट अपॉन आर। सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, तो के टी हो जाएगा एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। ठीक है, एल एन आर चाहिए हमको, पॉजिटिव कर देंगे उसको, तो एल एन आर बन जाएगा एल एन आर नॉट माइनस के टी। तो टी तो हमारा एक्स एक्सिस है, तो हमारा के क्या बन जाएगा, हमारा स्लोप बन जाएगा माइनस के। ठीक है, स्लोप हमारा माइनस के बन जाएगा और इंटरसेप्ट हमारा बन जाएगा एल एन आर नॉट। ठीक है, ये कब है, जब हमने ग्राफ प्लॉट किया है एल एन आर वर्सेस टी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज डाल देखते ही हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज टेक्स प्लेस बाय द केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन द अबव रिएक्शन राइट। तो हमको पता है कि जो भी चीज एक्सेस में होती है उसका रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो रेट लॉ इक्वेशन क्या हो जाएगी, रेट लॉ में सिर्फ हमारा सुक्रोज मेंशन होगा, तो हमारी रेट लॉ क्या हो जाएगी, रेट इक्वल्स टू के C12H22O11। तो ये आपका ए पार्ट का आंसर है। अगर बी पार्ट का पूछूं, देखो बोल रहा है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एक तो H2O है एक सुक्रोज है, तो 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए ना। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसी हो गई, बाय मॉलिक्यूलर। कैसी हो गई, जस्ट आपको लिखना है बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और आप ऐसे लिख सकते हो मॉलिक्यूलरिटी इक्वल्स टू 2, दोनों ही सही है, दोनों में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये बी का फर्स्ट है। अगर ऑर्डर बोलूं तो ऑर्डर कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1। सी पार्ट करते हैं, व्हाट डू यू कॉल सच रिएक्शंस, वेरी इजी। व्हाट डू यू कॉल सच रिएक्शंस, सूडो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ओके, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, सूडो क्या बोला, क्योंकि ये एक्चुअली है 2 मॉलिक्यूल्स, बट ये होती कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर। मतलब असली में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है सेकेंड ऑर्डर, बट क्योंकि कॉन्सेंट्रेट रिएक्शन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए क्या बन जाती है फर्स्ट ऑर्डर। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 3 नंबर आपको फ्री के मिलेंगे इसमें, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताऊंगा कि मैं आपको क्या ध्यान रखना है इस चीज में। इनमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इन द गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज दिस, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले हम क्या करते हैं, रेट लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। हम क्या लिख लेते हैं, रेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, रेट इक्वल्स टू, हम क्या लिख लेते हैं रेट, तो रेट क्या हो जाएगी, ए के रिस्पेक्ट में ए रिएक्टेंट है तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू
3b है तो क्या हो जाएगा -1/3 dB अपॉन dt इक्वल्स टू 1/2 dc 1/2 dc अपॉन dt। हमको दे रखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, मतलब हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है सिर्फ ये पार्ट, ठीक है, हाफ इंक्लूडेड नहीं है उसमें, 1/2 इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ हमको दे रखा है रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन में हम कोफिशिएंट्स कभी इंक्लूड नहीं करते हैं, ध्यान रखना। तो रेट ऑफ सी मतलब डीसी अपॉन dt दे रखा है हमको, वो बोल रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट किसकी इक्वल है, इसकी तो इक्वल है, तो हमारा रेट क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी 1/2 और dc अपॉन dt किसके इक्वल है, या तो पहले लिख लो पूरा क्योंकि लिखने के ही मार्क्स है, तो पहले फॉर्मूला लिख लो फिर वैल्यू पुटअप करना। dc अपॉन dt हाफ इंटू डी सी अपॉन डी टी दे रखा है 2.5, तो 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर। तो ये सॉल्व हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 2.5 का आधा कितना होगा 1.25, तो 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ मोल पर लीटर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, ये आपका क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जहां पे आपको रेट निकालनी थी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन में हम कोफिशिएंट इंक्लूड करते हैं, बट जब भी आपसे रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछे, रेट ऑफ अपीयरेंस पूछे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछे, किसी में भी आपको कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करने, आपको जस्ट उसका डिफरेंशियल का फॉर्म निकालना है, डिफरेंशियल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट से और आपको क्लियर हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी से। देखो डिसअपीयरेंस क्यों बोला, क्योंकि बी जो है वो रिएक्टेंट है और टाइम के साथ साथ बी जो है वो रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट होने की वजह से डिसअपीयर हो रहा है, ठीक है। डिसअपीयरेंस मतलब नेगेटिव साइन हमको शो करना है। तो देखो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। तो -1/3 dB अपॉन dt इक्वल्स टू 1/2 dc अपॉन dt। मैंने क्या बोला कि कभी भी रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करते, तो हमको इस 1/3 को क्या करना पड़ेगा, उधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको निकालनी सिर्फ -dB अपॉन dt, ठीक है। ये मैं आपको सेकेंड पार्ट करवा रहा हूं, ठीक है। तो -dB अपॉन dt क्या है, नथिंग बट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा 3/2 और dc अपॉन dt की वैल्यू हमको पता है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा -dB अपॉन dt आ जाएगा, करने के बाद हमारा आ जाएगा 3.75 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अब जो मेन चीज है ध्यान रखने वाली, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो ऐसे निकालना था हमको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। देखो नेगेटिव साइन, नेगेटिव जो है वो हमको इसमें इंक्लूड नहीं करना है, हमको पूछा है डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस का मतलब ही क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव हमको जो वैल्यू है उसमें मेंशन नहीं करना है। -dB अपॉन dt किसके इक्वल है 3.75 इंटू 10⁻⁴ के, और ये जो है वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी के, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो हमको हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप डिसअपीयरेंस निकालो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालो, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालो, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन निकालो, कभी भी आप कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि वो हमेशा पर मोल के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है, पर मोल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस फर्स्ट ऑर्डर पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर में, कि फर्स्ट ऑर्डर में क्वेश्चन बोल क्या रहा है। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीटेड इन 80 मिनट्स। मतलब क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं 100% था, तो 80 मिनट बाद, 80 मिनट्स बाद क्या हो रहा है, 100 से वो 40 जा रहा है। मतलब अगर हमारे पास 100% थी रिएक्शन फर्स्ट में, तो 40% कंप्लीट हुई है। अब हमको कंप्लीट से मतलब थोड़ी ना है, हमको मतलब है कि 40% कंप्लीट होने के बाद ए कितना बचा है हमारे पास, रिमेनिंग ए कितना बचा है। तो हमारे पास ए कितना बचेगा, अगर 40% कंप्लीट हुई है तो हमारे पास 60% ए बचेगा। आ रहा है समझ में, 60% ए रिमेन्स। ये समझने की बात है बहुत, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। वो बोल रहा है 40% कंप्लीट हुई है, तो 40% कंप्लीट हुई है मतलब कि 40% कंप्लीट होने के बाद ए कितना बचा है, ए बचेगा 60%, ठीक है। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो पहले रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो हमको पता है फॉर्मूला के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन
अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि जब रिएक्शन हो गई, थोड़ी सी हो गई थोड़े टाइम के बाद, तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन ए की बची। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। तो 2.303 अपॉन टाइम है 80, टाइम कितना दे रखा है 80 मिनट्स, तो 80 मिनट्स लिखेंगे यहाँ पर हम। लॉग ए नॉट क्या है, अब देखो परसेंट में दे रखा है तो हम ए नॉट क्या मान लेते हैं 100 मान लेंगे। इनिशियल कितना है हमारे पास 100% तो है, तो 100 अपॉन 80 क्या हो जाएगा, 40% कंप्लीट हुई तो 80 क्या हो जाएगा 60%, तो 80 हो जाएगा 60, 0 0 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2.303 अपॉन 80। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log 10 माइनस log ऑफ 6। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 80। देखो log 10 होता है 1, log 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और log 6 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.7782, पूरी लिखनी है। ठीक है, क्योंकि आपको पूरी दे रखी है इसलिए। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारा इजीली आ जाएगा। तो हमारा के आ जाएगा, के क्या आ जाएगा 0.0063। अब देखो आपको यूनिट क्या लिखनी है, तो देखो हमारा के क्या था मिनट में था ना, मतलब टाइम कितने था मिनट में था, तो के किस में हो जाएगा मिनट इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो टाइम इनवर्स होता है। तो हमारी फर्स्ट पार्ट का ये आंसर आ जाएगा, ये हमारा ए पार्ट का आंसर खत्म हो गया। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन करना है। अब वो बोल रहा है कि इन व्हाट टाइम, अब हमको के की वैल्यू निकल गई है, अब वो बोल रहा है कि कितने टाइम में जो रिएक्शन है वो 90% कंप्लीट होगी, कितने टाइम में रिएक्शन 90% कंप्लीट होगी। अब जब 90% कंप्लीट होगी, अब जब 90% कंप्लीट होगी, तो स्टार्टिंग में तो 100% थी, अब 80 क्या हो जाएगा इस केस में, जो 80 होगा कितना होगा लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। 80 क्या होता है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, तो 80 कितना हो जाएगा 90% कंप्लीट हो गई, तो कितने बची 10%। आ रहा है समझ में, कितनी बची 10%। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं वापस, ए नॉट अपॉन 80, 2.303 अपॉन के हमने निकाल लिया है, के हमने निकाल लिया है 0.0063, तो 0.0063 रख देते हैं, लॉग ऑफ ए नॉट क्या है हमारा 100 ही है, 80 क्या है हमारा लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन, लेफ्ट ओवर मतलब रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, कितनी बची इस केस में 90% कंप्लीट हुई ना, तो ए हो गया 100, तो 0 0 कैंसिल, log 10 हो जाएगा 1। सॉल्व कर लेंगे, log 10 हो जाएगा हमारा 1, तो हमारा बन जाएगा t इक्वल्स टू 2.303 0.0063। ये सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 365.55 मिनट। ठीक है, आपको मिनट में आंसर लिखना है, क्योंकि मेंशन नहीं कर रखा कि सेकंड में लिखना है या किसमें लिखना है, क्योंकि आपको मिनट में ही दे रखी थी के की वैल्यू या टाइम की वैल्यू, तो आपको मिनट में ही लिखना है लास्ट में। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट का हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं जहां पे आपको दोनों चीजें के और टी निकालना ही होता है। ठीक है, तो ये पक्का से 3 नंबर में आएगा, फर्स्ट ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, 40% कंप्लीट हुई है तो बच्ची कितनी 60%, 90% कंप्लीट हुई है तो बच्ची कितनी है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वो बोल रहा है 2H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ I माइनस एल्कलाइन मीडियम दे रखा है। एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम, एल्कलाइन मतलब क्या होता है बेसिक मीडियम होता है। गिव्स 2H2O प्लस O2 द प्रपोज मैकेनिज्म एज इज गिवन बिलो। अब देखो ये क्या है हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में होती है, सॉरी 1 या 1 से ज्यादा स्टेप में होती है। ठीक है, तो वो आपको स्टेप्स दे रखे हैं, फर्स्ट स्टेप दे रखा है ये और सेकंड दे रखा है ये। फर्स्ट में H2O2 प्लस I माइनस गिव्स H2O2 प्लस IO माइनस, फिर ये जो इंटरमीडिएट IO माइनस बना है वो H2O2 से वापस रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा H2O प्लस I माइनस प्लस O2। ये जो स्टेप है वो फास्ट है और हमारा स्लो है फर्स्ट स्टेप। वो बोल रहा है राइट रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। अब जो रेट होती है ना किस पर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट्स पे। कौन से रिएक्टेंट्स पे, वो रिएक्टेंट्स पे जो कि स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन से रिएक्टेंट्स पे, दोज रिएक्टेंट्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द स्लो स्टेप, दोज रिएक्टेंट्स
which are those reactants which are participating in the slow step. उन्हीं पर डिपेंड करेगी, फास्ट स्टेप वालों पे तो पता नहीं लगेगा, रेट पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्लो स्टेप में देखो, स्लो स्टेप में दो है हमारे पास, H2O2 और I माइनस, तो हमारी रेट किस पर डिपेंड करेगी, रेट डिपेंड्स ऑन H2O2 एंड I माइनस। आई होप समझ आया होगा कि मैंने रेट कैसे निकाला। रेट डिपेंड करती है उन रिएक्टेंट्स पे जो कि स्लो स्टेप में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। फास्ट स्टेप में इंक्लूड होते हैं उन पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ स्लो पे डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है। इसलिए स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन भी है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, तो हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू K H2O2 I माइनस, ठीक है। तो राइट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, इसका भी फर्स्ट है, इसका भी 1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा सेकंड, ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा सेकंड, क्लियर। आउट ऑफ द स्टेप्स 1 एंड 2 विच इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है। तो एज स्लो स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, so first is the rate determining step, so first is, अब मैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को लिख रहा हूं RDS, ठीक है, RDS, ठीक है। तो ये आपके थर्ड का आंसर है, ये आपके सेकंड का आंसर है, और ये आपके फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है बट बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से ही, कंपोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब जीरो ऑर्डर से, सॉरी, इफ द रेट कांस्टेंट इज दिस, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 फ्रॉम 0.1 टू 0.064। देखो जीरो ऑर्डर से क्वेश्चन है और क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हुआ है NH3 का प्लैटिनम सरफेस पे। देखो ये मैंने एग्जांपल्स बताए भी थे जब मैंने केमिकल काइनेटिक्स की क्लास वीडियो अपलोड करी थी। अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है डीप में तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, बहुत ही कम टाइम में मैंने पूरा केमिकल काइनेटिक्स कवर कर रखा है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं। तो देखो ये बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग मतलब टाइम निकालना है हमको, इट विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब ऑफ NH3 फ्रॉम 0.1, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, A0 कितनी दे रखी है, 0.1 मोलर, हमको करनी कितनी है, देखो वो बोल रहा है रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 फ्रॉम दिस टू दिस, तो हमको कितनी करनी है, 0.0064 मोलर, ठीक है। 0.0064 मोलर करनी है, तो हम फॉर्मुला लिख देंगे। फॉर्मुला क्या होता है, देखो इसका ही फॉर्मुला पता होना चाहिए आपको, मैंने पहले बताया अभी कि A0 माइनस AT इक्वल्स टू KT। हमको निकालना टाइम, तो A0 कितना है 0.1, AT कितना है 0.00, सॉरी ये 0.064 है, ठीक है, 0.00 नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 0.064 इक्वल्स टू KT, और K की वैल्यू हमको दे रखी है तो 0 पॉइंट, के नीचे आने के बाद कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ और T यहाँ पे रहेगा, तो ये हो जाएगा सॉल्व करके 0.1 माइनस 0.064, तो ये हमारा आ जाएगा 0.009 इंटू 10⁻³, ठीक है। 10⁻³ ऊपर आके क्या हो जाएगा 10⁻³, तो ये हमारा कितना बन जाएगा 9 सेकेंड्स, ठीक है। सो इट विल टेक 9 सेकेंड्स फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 टू रिड्यूस टू 0.1, टू रिड्यूस फ्रॉम 0.1 टू 0.064 मोलर, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन और ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, A0 क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, AT क्या है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर द रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द रिएक्शन A to B द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम्स व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स। देखो अब याद कर लो, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो सेम था, बट वहां पे 2 टाइम्स और 4 टाइम्स था, यहाँ पे क्या है 3 टाइम्स और 9 टाइम्स है। मतलब क्या बोल रहा है, उल्टा हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ 3 टाइम्स बढ़ रही है,
रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ 3 टाइम्स बढ़ रही है जब हम कॉन्सेंट्रेशन को 9 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, मतलब 9 का आधा हो रहा है सिर्फ। तो 9 का आधा मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, फर्स्ट। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, हाफ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, हाफ। हम लिख भी लेते हैं कैसे करा, क्योंकि हमको पता है ए टू बी के लिए रिएक्शन रही के ए, हमको नहीं पता ऑर्डर। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, जब हमने कॉन्सेंट्रेशन को 9 टाइम्स कर दिया तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, 3 टाइम्स। फर्स्ट अपॉन सेकंड कर देते हैं, तो ये जाएगा आर अपॉन 3r इक्वल्स टू के से के कैंसिल हो जाएगा, पर बाद में कर देते हैं, लिख लेते हैं। ये हो जाएगा a की पावर x और ये हो जाएगा 9a की पावर x। k से k कैंसिल, a की पावर x से a की पावर x कैंसिल, बट 9 की पावर x बचा है अभी, और r से r कैंसिल। आ रहा है समझ में? तो यहां पे बच जाएगा 1/3 इक्वल्स टू 1/9 की पावर x। तो 9 को क्या लिख दूंगा मैं, 1/3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 2x 1/3, क्योंकि बेस सेम है तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो पावर को क्या कर देते हैं, हम इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे कितनी पावर, 1 है, तो 1 इक्वल्स टू 2x। 1 इक्वल्स टू 2x, तो x क्या हो जाएगा, 1/2। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो हमारा आ जाएगा पावर हाफ। ठीक है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट फंडा लगाना है कि क्या पूछा है और डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन था, सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपको सिर्फ ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज हाफ। नाउ नेक्स्ट क्या है, आर रिएक्शन इज बहुत इजी। ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आर रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, क्योंकि बहुत सालों का मे बी 5 साल पहले का क्वेश्चन का पेपर का क्वेश्चन है ये। तो सेकंड ऑर्डर इन बी, व्हाट इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो बहुत इजी है, क्योंकि हमको पता है कि आर इक्वल्स टू के ए बी, हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, और ए के रिस्पेक्ट में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और बी के रिस्पेक्ट में 2 ऑर्डर, तो हमारी ये बन जाएगा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड करते हैं, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। वो बोल रहा है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन को कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ बी की कॉन्सेंट्रेशन को हमको 3 टाइम्स बढ़ाना है। तो कर लेते हैं। तो रेट पे क्या इफेक्ट होगा वो बताना है हमको। तो R1 लिख देते हैं इसके लिए, के तो सेम ही रहेगा, ए भी सेम ही रहेगा, बी को क्या कर रहे हैं हम, 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो 3b स्क्वायर, तो के ए ये बन जाएगा 9b स्क्वायर। 9 को आगे लिख देता हूं मैं, 9 के ए बी स्क्वायर। अब देखो जो ये पार्ट है वो क्या है, जो ये पार्ट है वो क्या है, वो तो कुछ नहीं है, वो तो r है, मतलब हमारी जो R1 है वो क्या बन जाएगा, R1 बन जाएगा 9 टाइम्स ऑफ r। मतलब जब हम कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो रेट क्या हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी। पता ही लग रहा है क्यों, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है। आ रहा है समझ में? तो डायरेक्ट लिख सकते थे, आप करके भी सकते थे। तो रेट क्या हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी, रेट क्या हो जाएगी, 9 टाइम्स। ठीक है, थर्ड का आंसर देखते हैं, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। बहुत इजी, तो दोनों को रख देते हैं, तो हमारी रेट 2 लिख देते हैं इसको। ठीक है, R2 के 2a कर दो इसको भी, 2a की पावर 1 और 2b की पावर 2, ये होगा। ठीक है, तो R2 हो जाएगा के 2 ऐसे लिख दो और a, और 2 जा 4 हो जाएगा, और b स्क्वायर, 2 4 जा 8, और 8 को लिख देता हूं मैं आगे, तो 8 के ए बी स्क्वायर। अब ये पार्ट क्या है, ये पार्ट तो कुछ नहीं है बट कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की रेट ऑफ रिएक्शन है, तो 8r। तो जब हमने दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो जो रेट हो गई वो कितनी हो गई, 8 टाइम्स हो गई। कितनी हो गई, 8 टाइम्स हो गई। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आने के चांसेस बहुत कम है, बट फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन था, तो फर्स्ट ऑर्डर का आपको सब पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, आपको फंडा भी बताया है कि जब भी अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स करा है और रेट भी 2 टाइम्स हुई, तो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर की, उसके रिस्पेक्ट में, उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स करा है और रेट डबल हो गई, 9 टाइम्स हो गई है,
रेट क्या हो गई, 9 टाइम्स हो गई है, मतलब ट्रिपल हो गई, 3 3 9, 3 का स्क्वायर हो गई है, तो हमारी जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और अगर हाफ हो गई है, अगर 9 टाइम्स हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है और रेट जो है वो 3 टाइम्स बढ़ी है सिर्फ, तो आधी हुई है, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, तो आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ आपको आंसर लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से है। सो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एन एसिड इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हमको पता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिड जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विद अ रेट कांस्टेंट ऑफ दिस। बहुत इजी क्वेश्चन। एट अ सर्टेन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर है। कैलकुलेट हाउ लॉन्ग, मतलब हमको टाइम निकालना है। इट विल टेक फॉर 3/4 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एसिड टू डिकम्पोज। वेरी इंपॉर्टेंट, 3/4 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एसिड टू डिकम्पोज, मतलब 3/4 डिकम्पोज हो गया है। अगर हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास ए नॉट जो है वो 1 है, अब हमारे पास फाइनल कितना बचेगा, कितना बचेगा हमारे पास, जब डिकम्पोज हो जाएगा उसके बाद बचेगा कितना, तो हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस डिकम्पोज कितना हुआ 3/4, किसका 3/4 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी क्या है 1, तो 3/4 ऑफ 1। ठीक है, 3 तो निकाल जाएगा ये कितना हो जाएगा 4 - 3/4, 4 - 3 इज 1/4, तो ए हमारा क्या हो जाएगा 80 इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, इन क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपको 80 कैसे निकालना है। ठीक है, डिकम्पोज हो गया तो हमको निकालना है बचा कितना है, बस अब फॉर्मूला लगा देंगे, टी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के कितनी रखी है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। ए टी हम निकाल लिया, ए नॉट हमको पता ही लग गया 1 है, 2.303 अपॉन के कितना रखा है 2.3 इंटू 10⁻³ लॉग ऑफ ए नॉट कितना है 1, और ये हो जाएगा 1/4, 1/4 तो 4 हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। आपको आई थिंक ये पता होगा कि ए अपॉन बी होता है और सी अपॉन डी होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। ठीक है, ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, मतलब डी ऊपर चले जाएगा और सी डिनोमिनेटर में रहेगा, तो बस वही कर रहे हैं हम। तो 2.303 डिवाइड बाई 2.3 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा लॉग 4। लॉग 4 को लिख सकते हैं, लॉग 4 की वैल्यू वैसे दे रखी है 0.6, तो आपको 2 × 4 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं दे रखी होती तो हम लिख सकते थे t इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई 2.3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय लॉग 4 की वैल्यू है 0.6021। इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 602 सेकेंड्स। कितना आ जाएगा 602 सेकेंड्स। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि यहाँ पे 80 जो हमको निकालना है वो अच्छी तरह निकालना है। ठीक है, कि 80 क्या होगा 3/4 डिकम्पोज हुआ है, तो बचा कितना है, कैसे निकालेंगे 1 में से माइनस कर देंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है असर्शन रीजन पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करते हैं। असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यस वी नो, क्योंकि हमको पता है कि ये कैसे हम पता लगाते हैं, क्योंकि हमको पता है अरेनियस इक्वेशन से ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, तो अगर हम टी बढ़ाएंगे तो हमारा के भी बढ़ेगा। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड विद एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। यस, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कोलिजन होगा ना वो इतना ज्यादा होगा कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, ओवरकम कर देगा, तो उसके वजह से क्या होगा, वो एनर्जी जो है वो ग्रेटर हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी से। तो हमारे असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो हमारा सही ऑप्शन होगा यहाँ पर ए। ठीक है, ए हमारा क्या हो जाएगा सही ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन द गिवन रिएक्शन N2 + 3H2 गिव 2NH3। आपको बता दूं ये हेबर्स प्रोसेस है। अब वो बोल रहा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, वापस रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ अपीयरेंस के फॉर्मूले आ गए। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो रिपीट आया क्वेश्चन। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज दिस, तो पहले हम लिखेंगे रेट क्या हो जाएगी माइनस डी ऑफ N2 अपॉन dt इक्वल्स टू -1/3 dH2 अपॉन dt
इक्वल्स टू, देखो प्रोडक्ट के लिखने पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, तो 1/2 डी बाई डी टी ऑफ NH3। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, अब आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 मतलब ये पार्ट आपको दे रखा है सिर्फ। ठीक है, अब आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वेट कर देंगे हम इस पार्ट से, तो R हो जाएगा हाफ ऑफ डी NH3 अपॉन डी टी, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से R निकल जाएगा हमारा, तो R हो जाएगा हमारा 3.6 का हाफ कितना होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखना यूनिट भी लिखनी है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, यहाँ से हमारा क्या हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट बोल रहा है हमको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। हमको पता है कि हाइड्रोजन के लिए हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, रिएक्टेंट है। तो उसको इक्वेट कैसे कर देंगे, इसको इससे इक्वेट कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं -1/3 डी बाई डी टी ऑफ H2 इक्वल्स टू प्लस हाफ डी बाई डी टी ऑफ NH3। हमको देखो रेट ऑफ, मैंने आपको पहले बताया, वापस बता रहा हूं जिससे कि आपको रिवीजन हो जाए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाला, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस सिर्फ इतना होता है, कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे हम उसको उधर भेज देंगे। तो डी बाई डी माइनस से दे रखेंगे क्योंकि डिसअपीयरेंस निकालना है, तो माइनस के साथ ही होता है H2 इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी टी ऑफ NH3। अब डी बाई डी टी ऑफ NH3 तो हमको दे रखा है कितना 3.6 इंटू 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ H2 इक्वल्स टू 3/2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁴, 3.6 इंटू 10⁻⁴। इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं चेंज कर लेता हूँ कलर जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस DH2 अपॉन डी टी इक्वल्स टू, सॉल्व कर लेंगे इजिली। तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁴, 5.4 इंटू 10⁻⁴। यूनिट लिखनी है, ध्यान से देखना, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यूनिट का भी आंसर है और इसका भी आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल गया है। ये किसका आंसर है, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन का आंसर है। ठीक है, सेकेंड का। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे है। एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि हमने कर लिया है ऐसे क्वेश्चंस, तो अब आपको इजी लग रहे होंगे, आई होप। A first order reaction takes 30 minutes for 75% decomposition. Calculate T half. तो T half निकालना है ना हमको, तो T half हमको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T half होता है 0.693 अपॉन K। तो हमको K की वैल्यू देनी रखी, तो हम K की वैल्यू निकालेंगे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन से। तो हमको पता है कि K जो होता है वो कितना होता है 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लेफ्ट ओवर या रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो वो बोल रहा है कि 75% डिकम्पोज हो गया है, 75% डिकम्पोज हो गया है, मतलब बचा कितना है, हमको तो बचे हुए से मतलब है, बचा होगा कितना 25%। और इनिशियल कितना था, अगर कुछ नहीं दे रखा तो क्या मानना है 100%। इनिशियल कितना था 100% और 75% डिकम्पोज हो गया, बचा कितना 25%। ठीक है, तो हम हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट कितना है 100 अपॉन 80 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 80 75 नहीं होगा, ध्यान से देखना, 80 25 होगा, 100 में 75 माइनस करना है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 80 ऐसे भी निकाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80 आप 100 में से 75 माइनस भी कर सकते हो, तो भी कितना आएगा 25 ही आएगा। तो मैं डायरेक्ट 80 लिख रहा हूँ यहाँ पे 25। टी हमको क्या, टी हमारा कितना है, टी तो हमको दे रखा है ना, फर्स्ट रिएक्शन टेक्स 30 मिनट्स, तो 30 लिख देंगे यहाँ पर।
सॉल्व कर लेंगे 2.303 अपॉन 30, ये 25 टाइम्स 4 क्या होता है 100 होता है, 25 4 जा 100, तो log 4 हो जाएगा ये। अब आपको log 4 की वैल्यू भी दे रखी है 0.6, सिंपल डायरेक्ट रख देंगे, k इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 2.303 अपॉन 30, ये हो जाएगा 0.6। सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या आ जाएगा, सो क्या आ जाएगा 0.046। अब देखो मिनट इनवर्स ही होगा क्योंकि मिनट्स में हमको दे रखा है, ठीक है 30 मिनट से, अगर सेकंड में दे रखा हो सेकंड इनवर्स होता, बट यहाँ मिनट दे रखा है तो मिनट इनवर्स होगा, तो हमारा आंसर आ गया के। बट अभी तक हमारा आंसर नहीं है, हमको तो टाइम निकालना है, हमको टी हाफ निकालना है। हमने के क्यों निकाला, क्योंकि हमको टी हाफ निकालना है। तो हम अब क्या करेंगे, टी हाफ की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ टी हाफ निकालने के लिए। तो टी हाफ हो जाएगा हमारा 0.693 अपॉन के, आप के की वैल्यू रख दो 0.693 डिवाइड बाय 0.046, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 मिनट्स, ठीक है। तो टी हाफ कितना होगा 15 मिनट्स, ठीक है। मतलब हमको 15 मिनट्स रिएक्शन को लगेंगे कि 50% डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। 50% डिकम्पोजिशन के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको 15 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द रेट कांस्टेंट। कौन से ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम होती है, तो हमको पता है, क्योंकि हमको पता है कि जब जीरो ऑर्डर होगा, अगर जीरो ऑर्डर होगा तो क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, हम मान लेते हैं कोई भी रिएक्शन ए से बी, तो अगर जीरो ऑर्डर होगा तो ए की पावर जीरो होती है, ए की पावर जीरो क्या होता है 1, तो आर की वैल्यू के, आर किसके इक्वल हो जाएगा के। जब दो चीजें इक्वल है तो उनकी यूनिट्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम कौन से बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए क्या होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, जो यूनिट होती है वो क्या होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर आ जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की और रेट ऑफ रिएक्शन की वो क्या होती है, इक्वल होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन आर ऑलवेज सेम। क्या ऐसा होता है, नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, हमेशा सेम नहीं होती। कब सेम होती है, ये स्टेटमेंट अगर हम सही करें तो क्या होगा, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलर रिएक्शन आर ऑलवेज सेम फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री होती है ना तो सेम होती है सिर्फ, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर सेम हो सकता है, सेम हो भी नहीं भी हो सकता, कोई पता नहीं लगता जब तक हम रिएक्शन देख ना लें। बट अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर ये ऐसा आता कि ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलर रिएक्शन आर ऑलवेज सेम फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, तो हमारा असर्शन सही होता, बट यहां पर अभी गलत है। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड द स्लोएस्ट स्टेप इज रेट लिमिटिंग स्टेप। ये तो हमको पता ही है, तो अभी हमने देखा भी था क्वेश्चंस में। तो ये हमारा रीजन क्या है, करेक्ट है। तो हमारा असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है। तो देख लो, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो असर्शन हमारा रॉन्ग है। असर्शन को सही कैसे कर सकते हैं, जब हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर ऑलवेज सेम फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जो कि सिंगल स्टेप में होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, उसके बाद आपके सारे तरह के केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस कवर्ड हो चुके हैं, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, और बहुत ही अलग क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन हमने कर लिए उससे थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। तो केमिकल रिएक्शन दे रखी है, 2N2O5 गैस गिव्स 4NO2 गैस प्लस O2 गैस in a gas phase was carried out in a closed vessel. The concentration of NO2 was found to increase by this in 10 seconds. Very important, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। वो बोल रहा है कि NO2 की कॉन्सेंट्रेशन, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा तो क्या देखा कि जो NO2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 सेकंड में 10 सेकंड में कितनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई है। 10 सेकंड में इतना चेंज आया है, इंक्रीज बाय, अगर हमारे पास हमको इनिशियल और फाइनली बताया, हमको बताया कि इंक्रीज बाय, मतलब अगर हमारे पास पहले जीरो था तो जीरो से इतनी हो गई है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो हमारा ये इंक्रीज बता रहा है, क्या बता रहे हैं, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है। क्या बता रहे हैं, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन। आ रहा है समझ में, ठीक है।
तो अब बोल रहा है वो कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो हमको पता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कैसे निकालते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या होता है, NO2 क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो कैसे निकालेंगे, रेट कैसे निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, क्योंकि प्रोडक्ट है तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन। कैसे निकालेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब इंक्रीज कितना हो रहा है, अब देखो इंक्रीज ही दे रखा है इस क्वेश्चन में, वो बोल रहा है फाउंड टू इंक्रीज बाय दिस अमाउंट। इंक्रीज मतलब चेंज दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर। और कितने टाइम में हुआ है इंक्रीज, 10 सेकेंड्स में। तो सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो 5/10 क्या हो जाएगा, 0.5। क्या हो जाएगा, 0.5 × 10⁻³ मोल, यूनिट लिखनी है मोल पर लीटर पर सेकेंड। और क्या लिख सकते हैं इसको, 5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जब आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन दे रखा हो और टाइम दे रखा हो, तो आपको सिंपल रेट का फॉर्मूला लगाना है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो कि होता है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है हमने देख ही रखा है। अब बोल रहा है रेट ऑफ कंजप्शन, एक होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन, एक होता है रेट ऑफ कंजप्शन। तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2O5 निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेट लिखनी पड़ेगी। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इक्वल्स टू, जो कंजप्शन ऑफ N2O5 को क्या होगा, -1/2 dN2O5 अपॉन dt इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, ये NO2 के इक्वल हो जाएगा, बट कैसे, 1/4 dNO2 अपॉन dt हो जाएगा ना। और ये जो है हमने निकाल लिया अभी, ये पार्ट हमने निकाला है अभी, आ रहा है समझ में, यही तो निकाला है हमने, dNO2 अपॉन dt तो निकाला है हमने। कितना निकाला, इतना निकाला। तो बस इसको इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे तो हमारा ये पार्ट निकल जाएगा इजीली। और ये क्या है, ये क्या है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ N2O5 ही है। ठीक है, तो निकाल देते हैं। तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, तो रेट हो जाएगा हमारा, रेट इक्वल्स टू, सॉरी रेट तो लिखना ही नहीं है ना हमको, तो हम तो डायरेक्ट लिखेंगे। तो 2 को मैं उधर भेज देता हूँ, माइनस आ जाएगा, तो -d/dt ऑफ N2O5 इक्वल्स टू, 2 उधर चल जाएगा, 2/4 बन जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा d ऑफ dt NO2। ठीक है, d ऑफ NO2 अपॉन dt, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4, 2 4 हो जाएगा, तो 1/2 बन जाएगा। ठीक है, 1/2, और d ऑफ NO2 की वैल्यू क्या है, 5 × 10⁻⁴। सिंपली सॉल्व करेंगे तो 2.5 बन जाएगा ये। ठीक है, कितना बन जाएगा, -d/dt, कितना बन जाएगा ये, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴, यूनिट लिखनी है मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस। ये सेकेंड पार्ट का आंसर है, और ये जो ब्लू में लिखा है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ओके, सो इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको हर क्वेश्चन समझ आया होगा। जस्ट अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो जस्ट कमेंट्स बिलो, आई विल रिप्लाई ईच ऑफ योर कमेंट्स। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो हमारे 2 चैप्टर्स हो गए हैं, बाकी के बचे 8 चैप्टर्स की वीडियो भी आ जाएगी इस चैनल पे 10 Feb तक। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं जल्दी आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।